Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic that is chromates and dichromates. तो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स, आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स में इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्रोमेट्स, इसको आप लोगों से डिस्कस करूंगी और इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से डाइक्रोमेट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें स्टूडेंट्स इसका मकसद क्या है, दो पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि एक पार्ट में जो है वो सारा लेक्चर जो है वो कवर करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने होते हैं। ठीक है, तो क्रोमेट्स में अब जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट है क्रोमेट्स है, इसमें हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो इसकी प्रेपरेशन है और उसके बाद जो है इसकी लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनको मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। उसके बाद इस तरह से स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई भी जो टॉपिक है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है वो समझाया जा सके। ठीक है, इसीलिए जो है इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। और दूसरा जो है वो डाइक्रोमेट्स हैं, तो उसको भी हम इसी तरह उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनको जो है वो उसके डिफरेंट पार्ट्स को भी इस तरह से मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम क्रोमेट्स की तरफ। तो क्रोमेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनको हम इंट्रोड्यूस मैं आपको करवा रही हूँ। तो क्रोमेट्स क्या, इनको हम कहते हैं दे आर द सॉल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड्स। ठीक है, क्रोमेट्स क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, दे आर द सॉल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड के जो है ये सॉल्ट है। अब क्रोमिक एसिड क्या है आपके पास, H2CrO4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि H2CrO4, ये आपके इसको क्या कहते हैं, आप क्रोमिक एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले एसिड की क्या पहचान होती है, जो कि आपको प्रोटॉन दे दे, H पॉजिटिव आयन दे दे, या जिसको आप प्रोटॉन कहते हैं। जो भी आपको प्रोटॉन दे देता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, सो ये क्रोमिक एसिड जो है H2CrO4, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट, इसको हम क्रोमिक एसिड कहते हैं। और इन्हीं के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेट्स। अब सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, जब इनके आप प्रोटॉन वगैरह को हटा के, इनकी जो इनके हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन वगैरह को यहाँ से हम जब हटा के उसी का जो मेटल साथ लगा देते हैं, जैसे लेट्स सपोज पोटाशियम हम लगा दें यहाँ पर, या सोडियम मेटल ले लें। ठीक है, हम इसको के से पोटाशियम से यानी कि सोडियम आयन से रिप्लेस कर दें या पोटाशियम आयन से रिप्लेस कर दें, तो यानी कि H पॉजिटिव को। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हीं के सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स ये जैसे हम सिंपली मैं एक बात करती हूँ कि हमारे पास HCl है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास HCl एसिड है, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। जब मैं इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर देती हूँ सोडियम से, Na से, ठीक है, Na से, तो अब क्या होता है कि ये आपके पास इसी जो सॉल्ट आपके पास एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी का सॉल्ट बन जाता है जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, एसिड था, और इसी हाइड्रोजन को जब आपने रिप्लेस किया सोडियम मेटल से, तो ये क्या बन गया, आपका सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि या सोडियम के बजाय आप पोटाशियम सॉल्ट, पोटाशियम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, पोटाशियम आयन से भी, तो ये पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा, ये भी क्या होगा, आपके पास सॉल्ट होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आप किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उससे उसकी जगह जो है आप सोडियम मतलब मेटालिक आयन जो है वो ले लेते हैं, सोडियम Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव, तो तब क्या होता है, उससे जब रिप्लेस कर देते हैं तो ये उसी के जो एसिड के सॉल्ट में, एसिड जो है वो उसी का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, सॉल्ट एसिड बन जाता है। तो हम यही बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपसे कि यहाँ पर अगर H2CrO4 है, यानी कि जो आपका क्रोमिक एसिड है, इसी के ये H2 को मैं रिप्लेस कर दूँ K2 से या Na2 से, तो ये उसी का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस एसिड के सॉल्ट बन जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या बन जाएगा, हम रिप्लेस कर दें लेट्स सपोज K2 से और बाकी CrO4, ठीक है, K2CrO4 या Na2CrO4, ठीक है, K2CrO4 Na2CrO4, तो ये दोनों जो है, ये तो एसिड था, H2CrO4 एसिड था, क्रोमिक एसिड। लेकिन अब ये जो बना आपके पास, ये क्रोमेट्स बने हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, क्रोमेट्स बोलते हैं या सॉल्ट ऑफ क्रोमिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट ऑफ क्रोमिक एसिड या क्रोमेट्स। अब ये पोटाशियम बेस्ड है, तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे पोटाशियम क्रोमेट, और ये सोडियम है, सोडियम से हमने रिप्लेस किया है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम से, तो इसी वजह से ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, सोडियम क्रोमेट। होप सो के स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रहा है, K2CrO4 इसको बोलेंगे पोटाशियम क्रोमेट, और ये Na2CrO4 इसको बोलेंगे सोडियम क्रोमेट। दोनों क्या है, सॉल्ट्स हैं, किसके, एसिड के, जो कि एसिड क्या था, क्रोमिक एसिड, तो इनके सॉल्ट्स हैं। सो इसी वजह से हम कहते हैं क्रोमेट्स क्या है, दे आर द सॉल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है कि क्रोमेट्स हम किन्हें कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ आते हैं, दिस एसिड एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। अब होता ये है कि स्टूडेंट्स ये जो आपका
क्रोमिक एसिड है ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है कि वाटर, एक्वा कहते हैं ना वाटर को, ठीक है। तो कोई भी जो है सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है तो सब क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग एन आइसोलेशन फ्रॉम सॉल्यूशन, अब आइसोलेशन करना मतलब इसको सेपरेट करना है अगर आपने सॉल्यूशन से, तो जब आप इसको सेपरेट करेंगे सेपरेशन के दौरान क्या होता है, दे डिकम्पोज इमीडिएटली, फौरन से डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इमीडिएटली इनटू क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड वाटर। तो ये ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमिक एनहाइड्राइड में और वाटर में। तो यही बात है कि स्टूडेंट्स एनहाइड्राइड, पहले मैं बता दूं कि एनहाइड्राइड क्या होता है, जिसमें से वाटर निकला हो, ठीक है। तो ये क्या है कि फौरन से डिकम्पोज हो जाएंगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड दे देगा Cr2O3 और साथ में वाटर, ठीक है। और हाउ एवर देयर सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन जो इनके सॉल्ट्स हैं, अब यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि फिर हम एसिड की फॉर्म में हम क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि इनके जो सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको जो है वो सॉल्ट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो हम इनके सॉल्ट्स जो है उनको यूज़ करते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। ख़ासतौर पे जो है इसको हम ये जो क्रोमेट्स होते हैं, पोटाशियम K2CrO4 पोटाशियम क्रोमेट्स या पोटाशियम डाइक्रोमेट्स जो हैं, इनको हम यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इसी वजह से जो है ये जो सॉल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनको जो है इनके सॉल्ट्स को जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे पहले जो है हम इन्हीं के सॉल्ट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक जो है वो क्रोमेट्स है, ठीक है। क्योंकि क्रोमेट्स कहते हैं सॉल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड, तो हम इसमें जो है पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4 जो है इसी को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, पोटाशियम क्रोमेट को ही, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है, अगर यूज़ की रिस्पेक्ट से अगर आप इसको देखें, ठीक है। तो हम K2CrO4 इसको हम क्या बोलते हैं, पोटाशियम क्रोमेट कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के से पहले आप देख लें कि यहाँ पर आपके पास जो है दो पोटाशियम है, ठीक है। तो एक पोटाशियम के ऊपर जो है वो चार्ज क्या आता है, +1 आता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। अब यहाँ पर 2 हैं, आप खुद सोचें कि यहाँ पर 2 हैं, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक पोटाशियम के ऊपर जो है वो +1 चार्ज ही होता है, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल मल्टीप्लाई करके कर रही हूँ, वैसे पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज ही होता है, ठीक है। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ कि पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज ही होता है। तो अब 2 पोटाशियम होंगे K+1 और इसी तरह से दूसरा पोटाशियम K2, ठीक है। तो उसके ऊपर भी +1 चार्ज होगा, तो इस तरह से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, +2 है ना, ठीक है। 2 पोटाशियम के ऊपर +2, तो ऑटोमेटिकली ये जो इसका नाइनिक पार्ट है CrO4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। ये 2 पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हम इस पर चार्जेस अभी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये सारी बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर तब भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब इनके आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। तो ये K2 है, CrO4 है, तो K2 के ऊपर क्या चार्ज है, फिर +2 होगा, मतलब एक पोटाशियम के ऊपर +1 और दूसरे के ऊपर +1, तो फिर ये +2 है, इस तरह से आपने वो बताया है, ठीक है, आपको बताया जा रहा है। और CrO4 है, तो CrO4 के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव हो जाएगा क्रोमेट आयन के ऊपर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की तरफ आए तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन की बात की जा रही है सबसे पहले। तो ये देखें कि Cr है, ये क्रोमियम है, और इसके साथ जो है 4 ऑक्सीजन जो है वो एटम्स, ऑक्सीजन एटम जो है वो 4 अटैच हैं, CrO4 हो गया, और 2 नेगेटिव जो है ओवरऑल आपने देखा कि ये इसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव है, ठीक है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स कि आपने एक बात नोट करनी है यहाँ पर कि देखें क्रोमियम जो है यहाँ पर अगर इस स्टेट में अगर हम देखें, यहाँ पर क्रोमियम जो है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 6 बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और आपको पता है कि ये क्रोमियम जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो है वो आपको पता है कि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती थी कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है उनकी मौजूद होती है, +2 +3 +4, मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उनका होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये 6 बॉन्ड्स जो है वो आप देख रहे हैं कि क्रोमियम जो है वो बना रहा है। अब दूसरी बात कि आपने याद रखनी है कि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने देखें, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इस तरह यहाँ से भी इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इस ऑक्सीजन ने जो है वो 1 बॉन्ड क्यों बनाया हुआ है, और इसी तरह इस वाले भी ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखें ये तो बात समझ आ गई होगी आपको कि ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो अपने
दोनों बॉन्ड्स बना रहे हैं तो ये तो वैलेंसी यहाँ पर इसकी सेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल तो इसके ऊपर लगा देना 2 नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर है वो नेगेटिव, और दूसरा जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप बॉन्ड्स की मतलब वैलेंसी शो करने के लिए पूरी के इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो आप एक बॉन्ड फिर शो कर रहे हैं तो एक फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो शो करेंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक बॉन्ड में भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से आप इसको शो करेंगे। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पर साइड पे लिख देती हूँ, जैसे लेट्स सपोज ये बात कर रही हूँ मैं कि ये देखें Cr जो है क्रोमियम, ये डबल बॉन्ड O फिर डबल बॉन्ड O, ये 2 ऑक्सीजन जो है इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव यहाँ पर मैंने शो नहीं किया क्योंकि इन नेगेटिव को दोनों को ये ब्रैकेट क्लोज करके मैंने ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो शो कर दी। इसका मतलब क्या है कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक इस वाले के ऊपर एक इस वाले के ऊपर, और इस तरह से आपने जो है वो इसको मेंशन करना है, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियर हो गया। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन है। अगर हम पोटाशियम क्रोमेट्स की बात करूँ यानी कि K2 भी इसके साथ, अब जाहिर बात है CrO4 2 नेगेटिव, ये तो आपने देख लिया क्रोमेट आयन। अब इसके जो साथ 2 पोटाशियम को अगर हम लगा देंगे तो आपको पता है K2 हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 2K पॉजिटिव, 2K पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज आता है और दूसरे पोटाशियम के ऊपर भी +1 चार्ज आता है, ठीक है। तो ये कितने हुए पोटाशियम, तो 2 पोटाशियम हुए, ठीक है। कितने हुए, 2 पोटाशियम हुए ना, 2 पोटाशियम हो गए तो आप +1 इसके ऊपर ओवरऑल कर देंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो दोनों के ऊपर जो है वो +2 इस तरह से आप लोगों ने मेंशन किया, ठीक है। तो 2K पॉजिटिव 2 पोटाशियम आइंस हो गए और साथ में जो है क्रोमेट आयन हो गया जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको जो ये इसका स्ट्रक्चर है वो अब आपको क्लियर हो गया है। अब मैं चलती हूँ इससे इसकी जो नेक्स्ट प्रेपरेशन है उसकी तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स जो प्रेपरेशन है इसकी, इनको हम जो है इस जो हमारे पास जो क्रोमेट्स हैं इनको हम यानी कि पोटाशियम क्रोमेट की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम ना 3 मेथड से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। 3 मेन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट मेथड की तरफ मैं आती हूँ। फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, क्रोमेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कली मेटल्स जो है आपके ग्रुप 1A के मेंबर्स हैं, ठीक है, ग्रुप 1A के मेंबर्स हैं, ग्रुप 1A के मेंबर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सोडियम आ जाता है, पोटाशियम वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये आ गए। तो कहते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सारे इनके जो क्रोमेट्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स वाले ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं कि आप ऑक्सीडाइज करते हैं इसको ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखें कि हमने लिया यहाँ पर क्रोमेट्स कौन से लिए, पोटाशियम वाले, क्योंकि ये सॉल्युबल हैं वाटर में, इसी वजह से हम इनको लेते हैं। तो ये हमने लिया KCrO2, ठीक है, ये पोटाशियम, ये हमने लिए क्रोमेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो हमने बनाना किससे है, KCrO2 से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या कर रहे हैं, ये ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड है, ठीक है, ये ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड है। ये इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, यहाँ पर KOH जो है ये अल्कली है, बेस है, मतलब बेस है, जो बेस क्या होती है, जो कि आपको OH देती है, हाइड्रोक्सिल आयन देती है, तो ये तो बेस होगी। अब अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है, बेस क्या देती है आपको स्टूडेंट्स, OH नेगेटिव देती है। अल्कली का क्या मतलब होता है, वो बेसिस जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, ठीक है। वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, क्योंकि सारी बेसिस जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, तो इसी वजह से हर बेस को हम अल्कली नहीं कहेंगे, जो वाटर सॉल्युबल होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। सो इसी वजह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर सॉल्युबल है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब KCrO2 से हम जो है ये ट्राईवेलेंट जो आपका क्रोमियम है इसको ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, और आपको क्या मिलेगा, K2CrO4 यानी कि पोटाशियम क्रोमेट्स जो हैं वो आपको ऑब्टेन होंगे। साथ में जो है 6 मोल्स ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड मिलेंगे और साथ में 4 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स आपको नज़र जो आ रही है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो लिखी गई है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट की रिस्पेक्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के ऊपर
-2 ऑक्सीजन जो है वो स्टूडेंट्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कि वो -2 है। अगर नहीं पता स्टूडेंट्स तो ये आप जो है वो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो लेक्चर है उसमें जाके वो आप प्रॉपर जो है वो उसको देख सकते हैं, और प्रॉपर एग्जांपल्स वगैरह मैंने बहुत सारी दे के वो समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जो है उसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 2 4, यानी कि ओवरऑल इसके ऊपर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2 इससे 2 से मल्टीप्लाई होकर तो ये क्या हो गया, -4। ऑटोमेटिकली अब आपको पता है पोटाशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है इसका। अब रह गया क्रोमियम का, तो क्रोमियम का कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बात बताई है कि -4 है ये, तो ऑटोमेटिकली इसको क्या होना चाहिए, इन वाले बाकी को +4 होना चाहिए। तो +4 के लिए क्या होगा, ये +1 है तो अब बाकी कितना बचा, +3 डालेंगे तो +4 बनेगा ना, तो ऑटोमेटिकली इस क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो +3 होगा। इसी वजह से हमने कहा कि ये आपके पास ट्राईवेलेंट क्रोमियम है। कौन सा वाला क्रोमियम है, ट्राईवेलेंट, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। तो अब इस क्रोमियम को जो है ना +3 वाले को आपने क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली। अल्कली जो है यहाँ पर KOH हम यूज कर रहे हैं, तो ये इसके ऊपर आपको पता है कि KOH में ये -1 होता है, ये क्या होता है, +1 होता है, और ये ब्रोमीन है, ये फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में हमेशा जो है उसके ऊपर जो भी फ्री स्टेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह इनकी मेंशन कर दी। अब यहाँ पर इससे नेक्स्ट हम जब जाते हैं स्टूडेंट्स पोटाशियम क्रोमेट जब बनता है K2CrO4, तो ये तो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन क्या होगा, K2 यहाँ पर पोटाशियम 2 है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है, तो K2 और Cr यहाँ पर है मौजूद, और O4 यानी कि 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 2 4 ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। रिएक्शन को हम बैलेंस भी करेंगे तो मजीद आप देखेंगे K2CrO4 मिलेगा, और साथ में पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर। आप देखें स्टूडेंट्स के +3 से ऑक्सीडाइज होना है ना इसने, तो अब इसकी तरफ हम आते हैं तो ये कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर देखें ये 4 है, तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 4 2 8, तो ये -8 हो गया, ठीक है, ये -8 हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या हो गया, -8। तो यहाँ पर पोटाशियम जो है ये क्या है, 2 है, हमें पता है कि एक पोटाशियम के ऊपर क्या है, +1 चार्ज ही आता है, लेकिन ये 2 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये +2 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोचें कि ये -8 है तो इनको क्या बनाना है, +8 बनाना है, ठीक है। तो +8 के लिए बनाने के लिए +2 तो मौजूद है, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, +8 बनेगा, तो ये क्या होगा, +6 हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, +6 ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो क्रोमियम है ये क्या हो गया, +6 स्टेट में है मौजूद, ठीक है, +6 और +2 मिलकर +8 हो जाएगा, ओवरऑल ये न्यूट्रल है, ठीक है। इस तरह से मतलब आपने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है, ये शॉर्टकट तरीका है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको प्रॉपर वे में जो फॉर्मूला जो है इसके अकॉर्डिंग जो इसका यूज होता है उसके अकॉर्डिंग करें तो वो तो लंबा मेथड है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ ताकि वो खासतौर पे जो भी कोई टेस्ट वगैरह में अपीयर होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको सॉल्व करने में फिर आसानी होती है, तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो अब आपने देखा कि आपका ये जो क्रोमियम है ये +3 स्टेट से किधर गया है, +6 में चला गया, +3 से किधर गया है, +6 में गया है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो इसी वजह से इसको आप क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गई है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, अगर डिक्रीज होता तो हम इसको कहते हैं रिड्यूस्ड हो गया है, कमी आ गई है उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि ऑक्सीडाइज करना है ट्राईवेलेंट क्रोमियम को इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, तो आपने देख लिया कि ये +3 स्टेट से किधर गया है, +6 स्टेट में गया है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन को तो डिफरेंट रिस्पेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम जाहिर बात ऑक्सीडेशन नंबर की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि +3 से +6 मतलब इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडाइज हो गया। अगर कम होता तो हम कहते हैं कि रिड्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ऑक्सीडाइजिंग की कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन की कर रहे हैं कि ऑक्सीडाइज होता है ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, हेक्सावेलेंट में, मतलब 6 जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 आ रहा है, तो हेक्सावेलेंट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है इसको अंडरस्टैंड कर लिया, होप सो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। और बाकी जो है वो इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, सारों को आप देख लें कि हमेशा कोशिश क्या करें कि पहले जो है वो आपके पास जो मेटल्स वगैरह हैं उनको आप जो है ना बैलेंस कर लें। तो 2 पोटाशियम यहाँ पर है और 8 पोटाशियम यहाँ पर है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर इक्वेशन में 6 पोटाशियम ये हो गए और 2 2 4 4 ये हो गए, तो ये पूरे 10 जो है वो बैलेंस्ड है, 8 ये और 2 ये ना 10, तो यहाँ पर भी क्या है 10 मौजूद है। इसी तरह फिर नेक्स्ट आप क्रोमियम को करें, क्रोमियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस्ड है। फिर आ जाए ब्रोमीन की तरफ, तो ब्रोमीन यहाँ पर 3 2 6 है, तो यहाँ पर देखें 6 ब्रोमाइड जो है वो ब्रोमीन एटम्स मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए पोटाशियम बैलेंस था, ऑक्सीजन पे
आ जाए तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4, 4 ये हो गए और 8 ये हो गए, 9 10 11 12 हैं। तो यहाँ पर देखें कि 4 2 8, 9 10 11 12, 4 ये हैं, ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन इधर नहीं है, यहाँ पर 8 हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 2 8, 4 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हैं। तो इस तरह से इक्वेशन भी आपने बैलेंस फॉर्म में देख ली। तो स्टूडेंट्स वैसे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारा जो मकसद है वो ये इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको फाइंड आउट करना नहीं था। हमारा जो था पर्पस था कि जस्ट हमने जो है वो क्रोमेट्स को जो है वो प्रिपेयर करना था। लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक जो है वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आप उनके एक एक हर पॉइंट जब तक कि आपका क्लियर ना हो जाए, ठीक है। सिर्फ यही नहीं होता कि हमने इक्वेशन को लिख लेना होता है, बल्कि इक्वेशन को हम बैलेंस फॉर्म में लिखें तो वो बेटर रहता है। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि हमेशा इक्वेशन कोशिश करें कि आप बैलेंस्ड फॉर्म में लिखें। तो इसी वजह से मैं साथ में आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो लेक्चर के दौरान जो है वो क्लियर करवा रही होती हूँ। मतलब हम इक्वेशन को भी बैलेंस कर रहे हैं, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट की रिस्पेक्ट से भी मैं आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ, और साथ में हम इसकी प्रिपरेशन भी देख रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए जो है मैं इसलिए जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस लेक्चर में मेरी कोशिश तो थी कि मैं प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन इस तरह से काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसमें जो है मैं सिर्फ प्रेपरेशन तक ही जो है ये अभी मैंने फर्स्ट प्रेपरेशन को डिस्कस किया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 3 मेथड्स के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो मैं सेकंड और थर्ड मेथड को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको मैं फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पोटाशियम क्रोमेट्स की वो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन की तरफ, यानी कि हम पोटाशियम क्रोमेट के लिए को प्रिपेयर करने के लिए जो सेकंड मेथड यूज़ करते हैं वो क्या है कि फ्यूजिंग क्रोमियम एनहाइड्राइड, ठीक है, Cr2O3 जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो Cr2O3 जो है एनहाइड्राइड को जब हम अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो यानी कि मिक्स करेंगे, फ्यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट, तो तब जो है वो आप पोटाशियम क्रोमेट्स को सेकंड मेथड के थ्रू जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि Cr2O3 जो है इसको हम फ्यूज कर रहे हैं KOH के साथ, अल्कली के साथ, KOH यहाँ पर अल्कली है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट ये KClO3 जो है यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही कहते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और इटसेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब क्या है कि दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है और खुद जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इसका डिक्रीज कर जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दूसरी फॉर्म में भी हम डिस्कस करते हैं कि तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या करता है, गेन करता है, रिसीव या एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट वेज में आप इसको जो है वो डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेंट को, इसको ऑक्सीडेंट को या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही बात होती है, ठीक है। सो पोटाशियम क्लोरेट जो है हम इसको यहाँ पर, ये जो KClO3 है इसको हम यहाँ पर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका Cr2O3 है जब KOH के साथ रिएक्ट करवाया और KClO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट, तो आपको क्या मिलेगा, पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4। तो देखें यहाँ पर इक्वेशन भी देख लें। पहली बात स्टूडेंट्स आपने देखनी है कि क्या क्या आपको मिल रहा है। तो K2CrO4 मिल रहा है, साथ में KCl मिल रहा है, और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है कि आपको पोटाशियम क्रोमेट मिलेगा, क्रोमेट सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, सॉल्ट ऑफ एन एसिड। उसके बाद जो है सिंपल सॉल्ट मिलेगा, पोटाशियम क्लोराइड, यहाँ पर भी देखें पोटाशियम ब्रोमाइड मिला था और साथ में वाटर मिले थे, तो देखें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम इनको देख लेते हैं, इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में आप देखते हैं। ये तो आपको समझ आ गई कि K2CrO4 मिलेगा, पोटाशियम क्रोमेट्स क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर आपके पास जो है पोटाशियम कितने हैं, 4 ये हैं और 1 ये है, पोटाशियम 5 हो गए। तो अब यहाँ पर देखें 2 2 4, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी क्या किया, 2 लगा दिया, ठीक है। तो 2K2CrO4, ये 2 2 4 हो गए और ये 5, तो 5 पोटाशियम पूरे हैं। अब आ जाते हैं क्रोमियम की तरफ। तो क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर। तो क्रोमियम यहाँ पर देखें ये भी 2 हैं, मतलब ओवरऑल या पीछे लिखा हुआ है ना 2, तो ये 2 पूरे हो गए। अब पोटाशियम भी पूरे हैं, क्रोमियम भी पूरे हैं। अब रह गया क्या आपका Cl। तो Cl जो है यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी एक क्लोरीन है। उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा है। तो अब हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लें। तो कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें 2 2 4, यानी कि वाटर के साथ इसलिए 2 पीछे लगाया है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और बाकी रह गया अब आपके पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है और 4 ये 7 हो गए, और 8 9 10 हो गए टोटल। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे, आप प्रोडक्ट साइड पे देखें तो 4 2 8 हो गए और 2 ये हो गए, तो 10 पूरे हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इक्वेशन जो है उसको भी बैलेंस कर लिया।
तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई कि जो है हम लोग Cr2O3 को इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली और ऑक्सीडेंट जो है हम पोटेशियम क्रोमेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और इक्वेशन को हमने बैलेंस्ड फॉर्म में भी देख लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थर्ड बात कि यहाँ पर मैंने अभी बात की थी कि ये ऑक्सीडेंट यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, तो ये KClO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या पहचान होती है, जो दूसरों को क्या करता है, मतलब ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही चीज़ है, तो ये क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये ऊपर भी बताया कि क्या करता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, पहले दूसरों की बात करनी है, दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और इट सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। इट सेल्फ रिड्यूस होता है, मतलब दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है और अपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर देखें कि यही बात मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, देखें वो कैसे। तो देखें इसमें क्या हुआ कि ये जो आपके पास Cr2O3 है, क्रोमिक एनहाइड्राइड है, ये ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा चार्ज क्या होता है, -2। तो ये 3 है, 3 ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3 2 6 -6 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो क्या होगा, -6। तो ऑटोमेटिकली इस क्रोमियम के ऊपर क्या होगा, +6 होना चाहिए। अब +6 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 क्रोमियम है, Cr क्या है, 2 है, 2 का मतलब क्या है कि 2 क्रोमियम है और एक क्रोमियम के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली क्या चार्ज होगा, +3, और दूसरे के ऊपर भी क्या चार्ज होगा, +3। मतलब एक क्रोमियम जो है, 2 क्रोमियम है ना, ये Cr2 है, तो इसका मतलब है कि एक क्रोमियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका वो क्या है, +3 है और दूसरे के ऊपर भी +3 है, ठीक है। मतलब ये किस स्टेट में है, +3 स्टेट में है। क्रोमियम जो है यहाँ पर किस स्टेट में है, +3 स्टेट में है। लेकिन अब देखें कि ये जो KClO3 है, ये जो ऑक्सीडेंट है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या कर रहा है, दूसरे इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कैसे कि देखिए ये हम लोगों ने ऊपर भी लिया था K2CrO4, तो इधर जो क्रोमियम था यानी कि ये वही है ना K2CrO4, तो क्रोमियम के ऊपर क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या था, +6 था। तो देखें आपने इसमें देखा कि जो KClO3 जो ऑक्सीडेंट था, ये क्या करे, Cr2O3 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब +3 स्टेट से किधर लेकर जा रहा है, +6 में लेकर जा रहा है। किधर क्या कर रहा है, +3 से लेकर जा रहा है, +6 में लेकर जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है, तो इसने क्या किया, दूसरों को ऑक्सीडाइज किया है, दूसरों को ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया है, तो ये ऑक्सीडाइज किया है, लेकिन इट सेल्फ रिड्यूस हुआ है, खुद रिड्यूस हुआ है। अब वो कैसे कि देखें कि यहाँ पर ये KClO3 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर मैंने आपको बताया क्या चार्ज होता है, -2, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, 2 3 6, तो -6 ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन पर क्या हो गया इसका, -6। तो ऑटोमेटिकली इनको क्या होना चाहिए, +6, तो ये क्या हो जाएगा, +1 है ना, पोटेशियम के ऊपर जो है हमेशा ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ऑटोमेटिकली इनको क्या होना चाहिए, +6 के लिए ये +1 मौजूद है, तो अब क्या है ऐड करेंगे कि +6 हो तो ये +5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये +6 हो जाएगा, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया यहाँ पर, +5, क्या है, +5। तो अब देखें कि ये रिड्यूस कैसे हुआ, तो KCl की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये -1 है और ये क्या है, +1 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो Cl है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से किधर चला गया है, -1 में चला गया। मतलब कितनी ज़्यादा कमी आई है, +1 से रिड्यूस हो गया है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये रिड्यूस हो गया, इट सेल्फ रिड्यूस हुआ है और दूसरों को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज किया है। ये आप ये ना सोच रहे होंगे ये भी +6 है और ये भी +6 है, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम में क्या ऑक्सीडेशन नंबर है उसका +3 है, तो यानी कि ये किधर गया है, +3 से किधर गया है, +6 में गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई और मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऑक्सीडेशन हुई और ये खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो आपने देख लिया कि KClO3 को यहाँ पर हम क्यों यूज कर रहे हैं, एज एन ऑक्सीडेंट यूज किया, और ऑक्सीडेंट का क्या काम था कि ये दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है और इट सेल्फ रिड्यूस होता है, खुद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है। तो आपने ये जो है सारा प्रोसेस जो है वो होप सो कि इस चीज़ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी जो है वो थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ, जो कि क्या है, फ्रॉम नेचुरल क्रोमाइट। नेचुरल क्रोमाइट से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, जो कि क्या है, नेचुरल क्रोमाइट हम किसे कहते हैं, FeO.Cr2O3, ये इसका जो है फॉर्मूला है।
जिसको हम कंबाइन करके इस फॉर्म में भी लिख रहे हैं। तो देखें कि इसमें क्या होता है, हम नेचुरल क्रोमाइड को स्ट्रांगली हीट करते हैं विद K2CO3 यानी कि पोटाशियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो ये देखें आपके पास जो नेचुरल क्रोमाइड है FeCr2O3, इसको हम पोटाशियम कार्बोनेट के साथ जो है वो हीट कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है हम इसको हीट कर रहे हैं और आपको पोटाशियम क्रोमेट मिल रहा है, साथ में जो है Fe2O3 मिल रहा है और साथ में 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको ऑब्टेन हो रहा है। और अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स वही बात है कि सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप बेसिकली बना क्या रहे थे, क्रोमेट्स बना रहे थे। तो क्रोमेट्स आपको मिल गया, दूसरा Fe2O3 मिल गया, साथ में 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें मोस्टली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आप याद रखेंगे। अब इक्वेशन की बैलेंस करने की बात आती है, तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखें कि यहाँ पर कितने हैं पोटाशियम की, पहले हम चले पोटाशियम की बात कर लेते हैं। पोटाशियम कितने हैं यहाँ पर K2, और इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखा गया है, पहले ही मैंने बैलेंस फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ कि बैलेंस फॉर्म में है। तो 8 2s are 16, यहाँ पर 16 पोटाशियम है, तो यहाँ पर भी देखें 8 2s are 16, 16 ही है, ठीक है, बैलेंस है। अब आयरन देख लें तो आयरन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर भी देखें 2 2s are 4, तो 4 यहाँ पर इसलिए Fe2O3 के साथ 2 लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस्ड हो गया। अब नेक्स्ट देखें क्रोमियम जो है यहाँ पर कितने हैं, 8 है, 4 2s are 8, तो यहाँ पर देखें क्रोमियम क्या है, 8 है, मतलब पीछे 8 लगा हुआ है ना, तो इस तरह से 8 बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन, सॉरी इसके अलावा देखें कार्बन, कार्बन है, कार्बन कितने 8 हैं, तो यहाँ पर कार्बन देख लें कि कितने हैं, कार्बन 8 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 8 कार्बन जो है वो मौजूद है। उसके बाद अब रह गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को सबसे कोशिश क्या करें कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में जो है वो बैलेंस क्या करें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको आप पहले बैलेंस किया करें, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन की बारी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3s are 12 और 12 और 8 3s are 8 16 24, 24 ये और 12 वो, ठीक है। तो कितने हो गए 36, 36 और 9 2s are 18, 36 और 18 कितने होते हैं, तो ये ओवरऑल स्टूडेंट्स बनते हैं 54 बन जाते हैं, ठीक है। 36 है ना, 36 और जो है कितने थे, 18 थे, तो ये आपने बैलेंस किया, इसको आप फाइंड कर लें सम, तो ये 6 6 12 और 13 14 4 आया, एक कैरी तो 3 4 और 1 5, तो ये 54 ऑक्सीजन बनते हैं। तो इधर आप काउंट करेंगे तो 8 16 24 और 32, 32 ये हो गए ऑक्सीजन, और 3 2s are 6, 6 ये हो गए, तो 32 और 38 हो गए, और 38 में ऐड करें 8 दूनी 16, 16 हो गए, तो 16 ऐड कर दें, ठीक है। 38 में अब 16 ऐड कर लें, तो 38 में 16 ऐड कर लें, तो 8 6 6 12 13 14 4 है, कैरी 3 4 और 5, ये 54 दोनों साइड पे आप देख रहे हैं कि बैलेंस्ड हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इक्वेशन में आप आपने देख लिया कि आपका जो नेचुरल क्रोमाइड है उससे भी आप लोगों ने जो है पोटाशियम क्रोमेट जो है उसको प्रिपेयर किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीजन, और जो है ये आप ने क्रोमेट्स को इसके थ्रू जो है नेचुरल क्रोमाइड से प्रिपेयर किया, और इसमें जो है इक्वेशन को भी हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 मैथड थे जिसके थ्रू जो है हम क्रोमेट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है उसमें हमारा जो पर्पस था, जो मेरा मेन मकसद था कि वो सारे पॉइंट्स को कवर करना, मतलब इंट्रोडक्शन को भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, उसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया, और प्रेपरेशन को डिस्कस किया, और लास्ट में मैंने आप लोगों से इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना था। लेकिन वो स्टूडेंट्स इस तरह से लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया है। और स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टिल आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी रिएक्शन की भी मजीद क्लियर कोई पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।